बीए फाइनल ईयर के छठे सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का सिलेबस है। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया नाटक है, आपका प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसकी कहानी में हमने समझा कि कैसे कहानी आगे बढ़ती है, कितने कैरेक्टर्स हैं और उनका क्या क्या रोल रहा है, और ब्रीफ समरी क्या है नॉवल की, ये हमने समझ ली। आज हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि समरी में किस कैरेक्टर का क्या रोल है और कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका जिक्र हमने किया है या फिर जिनका जिक्र अभी तक की समरी में हमने नहीं किया है, और ऐसे कैरेक्टर्स जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, इस बारे में हमने बात की थी। अब आज का क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस का होगा। बाकी बड़े क्वेश्चन या छोटे क्वेश्चन कैसे करने हैं वो बाद की वीडियो में होंगे। उसके अलावा आपके कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अलग अलग कैरेक्टर्स का क्वेश्चन अगर बनता है तो उसके बारे में क्या क्या और कैसे लिखना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें आपको 3 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं और लगभग क्लियर भी होगा। ये आपके शैलोक हैं और एंटोनियो और बसानियो आपके साइड में आप देख सकते हैं। यानी 3 कैरेक्टर आपके हो गए, एंटोनियो, फिर है बसानियो, उसके बाद है शैलोक। एंटोनियो इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए वो इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जैसे कि आपका टाइटल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियो इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंटोनियो को आप मेन प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन ये भी बनेगा ऐसे टाइप में कि प्रोटैगनिस्ट कौन है आपके प्ले में, और उसके अलावा मान लीजिए आपने एंटोनियो का नाम ले दिया, उसके अलावा अगर किसी और को प्रोटैगनिस्ट यानी नायक अगर आप मानते हैं तो वो कौन कैरेक्टर होगा और क्यों आप दूसरों को नायक मानते हैं। अगर आपने एंटोनियो का नाम लिया तो इसके पक्ष में लिखेंगे और कुछ बातें इसके विपक्ष में भी लिखेंगे कि हम इनको प्रोटैगनिस्ट नहीं मान सकते, नायक नहीं मान सकते, क्योंकि जो समरी में इनके कुछ नेगेटिव या फिर डार्क पार्ट हमें दिखा, उसकी वजह से इसको प्रोटैगनिस्ट की कैटेगरी से हम हटा सकते हैं। उसके अलावा दूसरे कैरेक्टर आएंगे। तो अभी आपका फर्स्ट कैरेक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो इज़ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और इसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ लिखी है। और एंटोनियो के बारे में हम कह सकते हैं कि यह वेनिस का बड़ा जाना माना सा चेहरा था, जो जिसके शिप्स समुद्र में जाते थे और वहाँ पर सामान भर के दूसरे शहर में जाते, फिर वापसी आती। और अभी ओपनिंग जो सीन था आपके नॉवल का, उसमें भी एंटोनियो एक चिंता की मुद्रा में खड़ा है, उसके आसपास उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, और एंडिंग में भी एंटोनियो के ही शिप वापस आते हैं। एक न्यूज़ आई थी कि एंटोनियो के शिप सभी पानी में डूब गए हैं। बाद में पता चलता है कि वो न्यूज़ गलत थी और एंटोनियो के सभी जहाज सही सलामत हैं। तो ये एंटोनियो के बारे में थोड़ा सा जिक्र है। जब इसके मेन क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। आज का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बसानियो। बसानियो कौन है? बसानियो एंटोनियो का दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, उसका रिलेटिव भी कह सकते हैं। अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आता है कि मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं आपके नॉवल के, उनके बारे में डिटेल में लिखे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैरेक्टर्स का आज क्वेश्चन करते हैं। या फिर यह भी कह सकते हैं कि समरी को समझने के लिए भी यह क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा, जो भी आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो जी पहला था एंटोनियो, दूसरा है बसानियो। बसानियो एक दोस्त है एंटोनियो का, और बसानियो जाता है एंटोनियो के पास कि उसे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे क्यों चाहिए? क्योंकि पोर्शिया नाम की जो पड़ोसी देश के राजा की लड़की थी, उसके पास उसके नाम पे बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे उसके फादर, लेट फादर यानी स्वर्गवासी थे। अब एंटोनियो के पास पैसे लेने जाता है क्योंकि पैसे चाहिए थे, और उसके पोर्शिया के गांव तक कह सकते हैं, उसके देश तक पहुंचने के लिए अगर पैसे मिल जाते तो बसानियो अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। इन केस अगर उसकी पोर्शिया से शादी हो जाती तो उसकी गरीबी धुल जाती। ये हम समरी में पढ़ेंगे। आपने भी अगर हिंदी समरी पढ़ी हो तो आपको भी ये सीन दिखा होगा उसमें। नेक्स्ट कैरेक्टर है पोर्शिया। पोर्शिया कौन थी? पोर्शिया पड़ोसी जैसे
अपने नावल का नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसके पड़ोसी पड़ोसी देश के राजा की लड़की थी। इनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है और उन्होंने 3 कास्केट्स यानी बक्से, 3 बक्सों की एक विल यानी वसीयत लिखी थी कि 3 बक्से होंगे, एक सोने का, एक चांदी का, एक होगा टिन लीड की धातु जो सबसे सस्ती होती है, और किसी भी एक बक्से में पोर्शिया का फोटो होगा। बाकी बक्सों में भी कुछ अलग अलग सामान रखा गया है और जो सही बक्से का चुनाव करेगा उसके साथ पोर्शिया की शादी होनी तय थी, ऐसा वसीयत में था। और बसानियो आता है बसानियो सही बक्से का चुनाव करता है और उसके साथ पोर्शिया की शादी हो जाती है। उसके अलावा पोर्शिया का क्या रोल है, जब एंटोनियो ने बसानियो को पैसे देने के लिए शाइलॉक से उधार पे पैसे लिए थे तो बॉन्ड भरा था, और उस बॉन्ड के तहत अगर एंटोनियो सही समय पे पैसे वापस नहीं करता तो शाइलॉक एंटोनियो के शरीर से कुछ पौंड मांस का टुकड़ा निकाल सकता था, ऐसा उस बॉन्ड की लाइन्स थी। पोर्शिया जाती है एंटोनियो का वकील बनकर, वकील के वेश में, और एंटोनियो को बचा लेती है समझदारी से, अपनी इंटेलिजेंस से। ये पोर्शिया का रोल था। एक और क्वेश्चन बनता आपका बड़ा कि आपके द मर्चेंट ऑफ वेनिस में जितनी भी डॉटर्स थी, 2 डॉटर्स का जिक्र है कि जितनी भी डॉटर्स थी उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका शाइलॉक। शाइलॉक कौन था? शाइलॉक एक जू था। जू यहूदी समुदाय है और एंटोनियो यहूदी समुदाय से बहुत नफरत करता था। शाइलॉक के साथ भी एंटोनियो की कोई दुश्मनी नहीं थी, जस्ट बिकॉज शाइलॉक बिलोंग्ड टू द जू रिलीजन, दैट्स वाई एंटोनियो यूज टू टेक शाइलॉक एज हिज एनिमी। सिर्फ इसलिए कि शाइलॉक यहूदी समुदाय से था, एंटोनियो शाइलॉक को अपना दुश्मन समझता था। और जब पैसे लेने के लिए एंटोनियो शाइलॉक के पास जाता है तब भी एंटोनियो अच्छे से बात नहीं करता शाइलॉक से, और इसी वजह से शाइलॉक ने एंटोनियो से बॉन्ड भरवाया कि जब तुम सही समय पर इन केस पैसे वापस नहीं रिटर्न करते हो तो तुम्हारे दिल के करीब से इतने पौंड मांस का टुकड़ा मैं निकाल सकता हूँ। आगे कैरेक्टर है जेसिका। जेसिका कौन थी? जेसिका शाइलॉक की बेटी थी और इसके बारे में डिटेल में हम कह सकते हैं कि ये पोएटिक नेचर की थी, चार्मिंग गर्ल थी, ब्यूटीफुल थी, अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी एक जैसी एक कॉमन सी लड़की थी लेकिन पॉजिटिव थी और इंटेलिजेंट थी, एंड शी वाज ए गुड गर्ल। अब जेसिका का समरी में क्या रोल आता है वो लिखेंगे, और जब डॉटर्स का क्वेश्चन बनता है ना तब भी हम जेसिका के बारे में डिटेल में लिखेंगे, वो हम बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ हमने समरी समझी है, कैसे कहानी आगे बढ़ती है, कैसे कैसे कैरेक्टर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे कैरेक्टर्स दूसरे कैरेक्टर के साथ उनका इंटरेक्शन है, और कैसे समरी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और कैसे कहानी का एंड होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि कोई कैरेक्टर था तो ऐसा क्यों था, क्योंकि एक हिस्से की बात हम सभी कर लेते हैं लेकिन उसकी वजह समझने की कोशिश कोई नहीं करते। ये भी हम धीरे धीरे अगली कहानी में समझेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है लोरेंजो। लोरेंजो कौन था? एंटोनियो के कुछ दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त का नाम था लोरेंजो, और इसका जेसिका के साथ शादी होती है। एक्चुअली जेसिका ने क्या किया कि इसकी मदर नहीं थी, डेथ हो चुकी थी। अब फादर थे, उनके फादर का नाम है शाइलॉक, कि शाइलॉक को यानी अपने पिताजी को बताए बिना ही जेसिका ने लोरेंजो के साथ घर से चले जाने का फैसला किया। उनको पता था कि ये जू लड़की है यानी यहूदी समुदाय से है, और ये जू नहीं था यानी क्रिश्चियन था शायद। अब जैसे अपने यहाँ से हम रिलेट करें कोई हिंदू या मुसलमान का केस, हम समझ सकते हैं कि घर पे अगर बताएंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसलिए अपनी मर्जी से लड़की अपनी डेस्टिनी का डिसीजन लेती है और लोरेंजो के साथ घर से बहुत सारे कीमती हम कह सकते हैं रत्न थे, जैसे इनकी ज्वेलरी थी, पैसा बहुत सारा लेके लड़की घर से निकलती है, और इस सदमे को इसके पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमने समरी में समझा, आपने समरी में पढ़ा होगा कि जब शाइलॉक को पता चलता है कि उसकी बेटी जेसिका घर से उसको बताए बिना बहुत सारा पैसा लेके
दूसरे समुदाय के लड़के के साथ चली गई है। इस सदमे को शैलोक बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह पागलों की तरह दौड़ने लग जाता है कि मेरे पैसे मेरे पैसे। इस स्थिति के बारे में भी हम बात करेंगे कि उसने बेटी का जिक्र नहीं किया, पैसों का जिक्र किया। और उसके बाद आस पड़ोस के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे शैलोक के पीछे पागलों की तरह घूमते हैं। और उसके बाद शैलोक की मानसिक स्थिति भी स्टेबल नहीं होती, स्थिर नहीं रहती। और अक्सर आमतौर पर यह नज़ारा दिखता है कि बच्चे पागल समझकर शैलोक के पीछे दौड़ पड़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका ग्रेशियानो। ग्रेशियानो कौन था? ग्रेशियानो भी एंटोनियो के ही दोस्तों में से एक था, जो कि फनी कैरेक्टर था, विटी यानी बुद्धिमान था, टॉक एक्टिव यानी बातें करता था। जैसे नाल की ओपनिंग सीन में हमने देखा एंटोनियो किसी चिंता में है तो ग्रेशियानो और लॉरेंजो ही बात करते हैं कि एंटोनियो किस दुविधा में है भाई, तुम्हारे किसी ने पैसे नहीं दिए या फिर तुम्हें लगता है कि यू आर इन लव एंड शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग योर ऑफर एंड समथिंग एल्स। कुछ इस टाइप की बातें करते हैं, मजाक बनाते हैं एंटोनियो का, मतलब फ्रेंड्स में जो हंसी मजाक चलता है उस टाइप का। आगे करेक्टर है नेरिसा। नेरिसा कौन थी? जो आपकी पोर्शिया थी। पोर्शिया कौन? पड़ोसी देश के राजा की लड़की, जिसके साथ बसानियों अपनी किस्मत आजमाना चाहता था कि पोर्शिया के साथ उसकी वेल्थ भी अगर उसे मिल जाती, तो इसलिए बसानियो पोर्शिया के देश में गया था। अब पोर्शिया के साथ एक फ्रेंड रहती थी हमेशा, जो उसकी वर्कर भी थी और वर्कर से ज़्यादा उसकी दोस्त थी, और वो थी नेरिसा। नेरिसा पोर्शिया के साथ वकील के साथ, जैसे क्लर्क होता है ना, पोर्शिया तो बनी थी वकील, लॉयर का रोल उसने किया था। कब? एंटोनियो को बचाने के लिए। और जब वकील के क्लर्क की बात आई तो उसके साथ कौन था? नेरिसा थी। एक और रोल है नेरिसा का, जो ग्रेशियानो कैरेक्टर है, एंटोनियो का फ्रेंड है। ग्रेशियानो की शादी होती है नेरिसा के साथ और जेसिका की शादी होती है लॉरेंजो के साथ। तो ये 3 कपल हैं। जेसिका है जिसकी लॉरेंजो के साथ शादी होती है, ग्रेशियानो की नेरिसा के साथ, एक है पोर्शिया जिसकी बसानियो के साथ शादी होती है। एंटोनियो का लव अफेयर के इसमें कोई जिक्र नहीं है अपने नॉवल में। तो ये अपने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे अपने स्टोरी के। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि छोटे क्वेश्चन आए उस टाइप से तो उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, अगर बड़े क्वेश्चन आते हैं तो कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है, आप रिपीट करके देख सकते हैं, रिपीट करके बार बार सुन सकते हैं। एक ही बार सुनने से कुछ हद तक समझ आएगा, एक बार में समझ आता ठीक है, नहीं भी समझ आए तो आप बार बार रिपीट करें, 2 बार 3 बार 4 से 5 से 6 7 8 10 रिवीजन करें। डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। एक बार सुनने से जो समझ आएगा, नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो को दोबारा देखते या सुनते हैं तो कुछ और कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होंगे। इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ रिवीजन में भी फर्स्ट रिवीजन की बजाय कुछ अलग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। इसलिए बार बार आपने रिवीजन करनी है और फिर भी कोई डाउट है तो आपने बताना है।